Let's start with the new chapter, which is acid-base balance. So first, let's discuss the key terms of this chapter. First of all, what are acids? Acid is a substance whose dissociation in water release hydrogen ion, known as proton donor, and it helps in reducing the pH. एसिड्स pH रिड्यूस करते हैं. हम पता है जब एसिड डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, इसलिए हम एसिड्स को प्रोटोन डोनर भी कहते हैं. एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं मतलब जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएंगे. फॉर एग्जांपल HCl है, जब हम उसको वाटर में डालेंगे तो कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. जो वीक एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते और वो H पॉजिटिव आयन ईजिली या रैपिडली नहीं देते. फिर हम डिस्कस करते हैं बेस. बेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयन या हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करें वाटर में. बेस भी टू टाइप्स के अगेन, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस की एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वीक बेस की बाइकार्बोनेट. अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस बस याद रखना दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब कि दे विल एक्ट बोथ एज एसिड एज वेल एज बेस. इनकी एग्जांपल होती है प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड सच एज ग्लाइसिन. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज बफर. बफर बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, क्योंकि हमने आगे जो रेगुलेशन मैकेनिज्म पढ़ना है उसमें सबसे पहले वाला थ्रू बफर ही है. तो बफर है क्या? इट इज अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट अ चेंज इन द पीएच एंड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग अ वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. बफर वो सब्सटेंस होता है जो पीएच को चेंज नहीं होने देता. मतलब हमारी बॉडी में जो जितना पीएच हमें चाहिए नॉर्मल उतना ही ना ही उसको मतलब एबनॉर्मेलिटी प्रिवेंट करता है, ना ही पीएच बढ़ जाए ना ही कम हो जाए. इस चीज़ का ध्यान कौन रखते हैं? बफर. दे रेजिस्ट अ चेंज इन पीएच. पीएच नॉर्मल ही रहना चाहिए, ये चीज का ध्यान रखते हैं बफर. ये बनते कैसे हैं? दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस. अब बस इतना याद रखना इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, मतलब वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस के बीच का रिलेशनशिप देती है एक इक्वेशन नॉन एज हेंडरसन-हेज़लबाच इक्वेशन. आगे मैंने यही लिखा है. एंड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between weak acid and its conjugate base is described by this Henderson-Hazelbach equation. नॉर्मल pH होता क्या ब्लड का? 7.35 टू 7.45. एवरेज कितना होता है? 7.4. अभी जो हमने ऊपर Henderson-Hazelbach इक्वेशन डिस्कस किया है वो ये वाली है. अब देखो लंग्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट. ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बना देती है. फिर हमारी लंग्स में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. वो कार्बोनिक एसिड को तोड़ के H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव रिलीज कर देता है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जा रही है और कब राइट टू लेफ्ट? जब हमारे ब्लड में एसिडिटी इंक्रीज होगी तो हमें ब्लड में क्या चाहिए? बाइकार्बोनेट आयन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहीं ना कहीं यूटिलाइज करानी है ताकि वो ब्लड में ना रहे, क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिटी प्रमोट कर रही है, राइट. So let's start with our main topic, which is regulation of blood pH. Metabolism of foods consumed in our diet results in the production of carbon dioxide and acids. For example, carbohydrates and fats oxidize to produce carbon dioxide and water, and protein break down to form strong acids. अब क्या सिग्निफिकेंस है रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच का कि हमारे अंदर डेली बेसिस पे क्यों रेगुलेशन हो रही है? हम डेली फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उस फूड की क्या हो रही है? मेटाबॉलिज्म हो रही है और एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड्स बन रहे हैं. तो ऐसे तो हमारे जो ब्लड में एसिडिटी हमेशा इंक्रीज रहेगी, तो ऐसे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ही होते रहेंगे हमें. तो इस चीज़ को हमने क्या करना है? रेगुलेट करना है. इसलिए हम आगे मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे कि किन किन मैकेनिज्म्स के थ्रू हमारी बॉडी पीएच रेगुलेट करती है. तो उन्होंने ये एग्जांपल दी थी, हमारी फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करती है और जो प्रोटीन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स फॉर्म करते हैं, राइट. अब हम पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म्स हैं फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच. पहला है थ्रू बफर्स, सेकंड इज रेस्पिरेटरी रेगुलेशन एंड द थर्ड इज रीनल रेगुलेशन. पहले हम स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच बाय बफर्स. हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के बफर्स हैं, PPB, प्रोटीन बफर्स, फॉस्फेट बफर्स एंड बाइकार्बोनेट बफर. इतना क्लियर है? अब हम पहला स्टार्ट करते हैं विच इज बाइकार्बोनेट बफर. जो हमने हेंडरसन-हेज़लबाच इक्वेशन पहले देखी थी ना, इसमें बस यही है, ये वाली इक्वेशन ही हमने देखनी है कि यही बाइकार्बोनेट बफर एक्चुअली में ऐसे ये वर्क कर रहा है. तो बाइकार्बोनेट बफर क्या है? एक एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है. सबसे पहले ये याद रखना है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है और इसके 2 कंपोनेंट्स हैं बाइकार्बोनेट बफर के, एक तो बाइकार्बोनेट आयन एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड. इधर देखो, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरा बाइकार्बोनेट आयन. इन्हीं की जो वैल्यूज है वो डिटर्मिन करेगी कि हम पीएच किस तरफ लेकर आ रहे हैं, एसिडिक हो रहा है या बेसिक हो रहा है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर बाइकार्बोनेट में हम इंक्रीज लेकर आ रहे हैं मतलब पीएच ज्यादा हो रहा है या बेसिसिटी इंक्रीज कर रहे हैं. अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लेकर आ रहे हैं तो मतलब कि पीएच कम हो रहा है या एसिडिटी इंक्रीज कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बाइकार्बोनेट बफर हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन बफरिंग पीएच इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. क्यों ये एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखते हैं पीएच को मेंटेन करने में? क्यों बाइकार्बोनेट बफर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना स्पेशल है? सबसे पहला रीजन क्या है? द कंपोनेंट ऑफ दिस बफर सिस्टम आर अवेलेबल इन लार्ज अमाउंट्स. क्या है इसके कंपोनेंट? बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑब्वियसली ये हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट्स में है,
राइट। पहला क्या है कि जो इनके कंपोनेंट्स है वो लार्ज अमाउंट में है, दूसरा क्या है जो ये रिएक्शन है ये ओपन सिस्टम पे ऑपरेट हो रही है, मतलब कि इसका कोई भी कंपोनेंट रिएक्शन में ऐड हो सकता है या रिएक्शन से निकल सकता है। तो ओपन सिस्टम, एक ये रीजन याद रखना है, और दूसरा लार्ज अमाउंट्स में दोनों एलिमेंट प्रेजेंट है, इसलिए ये एक सिग्निफिकेंस रखती है इन मेंटेनिंग द ब्लड पीएच, ये वाला बफर, स्पेसिफिकली ये वाला बफर। तो इधर भी देख लेते हैं कि ये मैंने पहले भी वैसे बताया कि अगर हमारा ब्लड पीएच क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि एसिडिक हो रहा है, तो हमारी रिएक्शन इधर को जाएगी ताकि हमें HCO3 नेगेटिव मिल सके। और अगर हमारा ब्लड पीएच इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हमें रिएक्शन इधर को चाहिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कॉज एसिडिटी। ये भी हो गया। अब हम सेकंड स्टार्ट करते हैं, फॉस्फेट बफर। पहला वाला बफर क्या था, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर। फॉस्फेट बफर इंट्रासेलुलर बफर है। इसके दो मेन कंपोनेंट्स, उसके दो मेन कंपोनेंट क्या थे, बाइकार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके दो मेन कंपोनेंट क्या है, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। फाइन, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, बड़ा इजी है। अब देखो ये रिएक्शन याद रखना, ये वाला क्या है, ये डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, इसमें H पॉजिटिव आयन कंबाइन हुआ, क्या बन गया, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, और सोडियम रिलीज हो गया। अब जहाँ पर H पॉजिटिव है, मतलब उधर वाली साइड क्या है, एसिडिटी ज़्यादा है, उधर वाली की साइड क्या है, एसिडिटी ज़्यादा है। अब हमें क्या करना है, हमारे ब्लड में एसिडिटी बड़ी ज़्यादा हो गया है, तो अब खुद दिमाग लगाओ, अगर हमारा ब्लड एसिडिटी ज़्यादा हो गया तो पीएच, तो रिएक्शन इधर को आएगी या इधर को। हमने अब H पॉजिटिव को यूटिलाइज करना है ताकि अब वो ब्लड में दिखे ना, मतलब कि रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाएगी क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा और दोबारा से हमारा पीएच नॉर्मल आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब द लास्ट बफर हम पढ़ेंगे, प्रोटीन बफर। प्रोटीन बफर के दो मेन कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन, दे कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटीन बफर। कौन कौन से, प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन, ये हमारे प्रोटीन बफर के दो मेजर कंपोनेंट है। ये लार्जेस्ट बफर है हमारी बॉडी का। लार्जेस्ट बफर कौन सा है, प्रोटीन बफर। हम सबसे स्पेशल बफर कौन सा है, बाइकार्बोनेट बफर। लार्जेस्ट बफर इज प्रोटीन बफर। एग्जाम्पल, एल्ब्यूमिन, एक एग्जाम्पल दिया प्रोटीन बफर की, एल्ब्यूमिन एक्ट एज अ बफर इन ब्लड प्लाज्मा। तो फिर ये हमारे वही, ये इसको देख लो, प्रोटीन बफर दो तरह के हमारे पास, प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन। तो यहाँ तक हमने कर लिया रेस्पिरेटरी रेगुलेशन थ्रू बफर सिस्टम, पहला खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। अब इसमें ये डायग्राम ध्यान रखना, ये डायग्राम बनाना सीख लो। इसमें क्या है कि पहले हमारे ये वाला प्लाज्मा एंड दिस इज एन इरिथ्रोसाइट, राइट। हमारे प्लाज्मा में, अब इसको समझो, प्लाज्मा में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज हो गया, मतलब कि हमारे अंदर एसिडिटी इंक्रीज हुई पड़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बताया कॉज एसिडिटी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हमें बड़े हुए हैं। अब क्या होगा, ये रेगुलेशन कैसे होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इरिथ्रोसाइट में गई, वाटर के साथ अटैच हुई और कार्बोनिक एसिड बन गया। इतना क्लियर। फिर यहाँ पर वो स्टेप्स जो हमने पहले सीखे थे ना, सेम फॉलो हो रहा है। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बन गया, कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने उसको तोड़ दिया इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या था, हमारी एसिडिटी ब्लड की बढ़ी हुई थी ना, अब इसको न्यूट्रल करने में दूसरा कंपोनेंट CO2 के ऑपोजिट कौन सा एलिमेंट जाएगा, बाइकार्बोनेट। अब क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट बाहर प्लाज्मा में चला गया। इतना क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर रहा था एसिडिटी, अब बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में गया चला, अब दोबारा से न्यूट्रल हो गया, जो कि हमने करना था। और ये जो बचा हुआ H पॉजिटिव है, ये इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, वो ये H पॉजिटिव हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, हाइड्रो हीमोग्लोबिन। ये साइड पे रख दो। अब देखो, अगर बाइकार्बोनेट बाहर चला गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी तो कोई अंदर आना चाहिए। अगर एक नेगेटिव आयन बाहर गया तो एक नेगेटिव आयन अंदर आएगा तो बैलेंस रहेगा ना। तो बाहर प्लाज्मा से क्लोराइड आयन अंदर चला गया, बस ये है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। तुमने इसको ही एक्सप्लेन कर देना है। बस एक बार दोबारा बता देती हूँ कि प्लाज्मा में क्या था, हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट हुआ पड़ा था जिसको हमने न्यूट्रल करना था। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बड़ा ज़्यादा थे, वो गए चले इरिथ्रोसाइट में। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर वाटर के साथ अटैच हुई, कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में कार्बोनिक एसिड टूटा इंटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव बाहर चला गया। अब हमारा एसिड बेस बैलेंस हो गया जब HCO3 नेगेटिव बाहर चला गया। हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ, हाइड्रो हीमोग्लोबिन बना। बाइकार्बोनेट अगर अंदर से बाहर गया तो कुछ बाहर से भी अंदर आएगा उसको रिप्लेस करने में, बैलेंस रखने के लिए, तो क्लोराइड अंदर चला गया। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बस मैं इसको रीड कर देती हूँ। जो मैंने अभी समझाया वही मैंने यहाँ पर लिखा है। नॉर्मली CO2 इज एक्सपायर्ड एट द रेट एट विच इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। दिस हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड pH. As CO2 increases, acidity of blood will increase. But if acidity of blood increases by the addition of fixed acids, then our body starts hyperventilation process. तो इसको भी एक बार समझ लो, जितने रेट पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, उतने ही रेट से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। इससे हमारा ब्लड pH मेंटेन्ड रहता है। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंक्रीज होगी किसी ना किसी वजह से, यहाँ पर वजह क्या बताई है, फिक्स्ड एसिड्स के अंदर एसिडिक
एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो फिर क्या होगा, ब्लड एसिडिटी एसिडिक तो हो जाएगा, हमारी बॉडी इन रिस्पॉन्स क्या करेगी, हाइपर वेंटिलेशन प्रोसेस, कि अंदर फिक्स्ड एसिड्स के कारण एसिडिटी इंक्रीज हुई पड़ी है, तो अब कुछ ना कुछ तो करेगी, तो उसमें हमारी जो लंग्स है वो हाइपर वेंटिलेशन करना स्टार्ट कर देंगी, ताकि वहाँ से एटलीस्ट CO2 तो बाहर निकले, क्योंकि CO2 अपनी जगह पे एसिडिटी प्रमोट करती है, तो हम हाइपर वेंटिलेशन करके CO2 बाहर निकाल देंगे, फिर भी थोड़ा बहुत मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, due to which CO2 is flushed out at the rate greater than the rate at which it is produced and PCO2 will fall। ये समझ आ गया कि हमारे अंदर फिक्स्ड एसिड्स के कारण एसिडिटी इंक्रीज हुई, इसके रिस्पॉन्स में हमारी लंग्स ने हाइपर वेंटिलेशन करा दी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रेट पर बाहर निकाल दी, जिससे PCO2 लेवल फॉल हो गए, थोड़ा सा मतलब कि रिलीफ आया, मतलब कि थोड़ी सी न्यूट्रलाइजेशन हो गई।